आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। आप कोई डाउट हो आप पूछो, ठीक है। तो न्यूक्लियर का मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पे बात होगी नाभिक की। अब नाभिक क्या होता है, नाभिक की फिजिक्स है ये पूरी, है ना। तो नाभिक कैसे बनता है, कैसे टूटता है, कब वो स्टेबल होता है, कब वो अनस्टेबल होता है, फिर नाभिक की अभिक्रियाएं कि नाभिक कौन कौन सी अभिक्रियाएं करता है ना, उसकी रिएक्शंस। फिर ये तो हो जाएगा वो वाला पार्ट की अल्फा बीटा गामा ये सब कौन कौन सी अभिक्रिया करता है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में इसका रहेगा कि जब अभिक्रिया होती है तो कितने समय बाद कितना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बचता है, कितना डीके हो जाता है, कितना अनडीके रहता है, मतलब कितने का क्षय हो जाता है, कितना अक्षय रहता है, मतलब वो सब पढ़ी सारी बातें पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जितनी भी बातें होने वाली हैं वो किसकी होने वाली हैं, नाभिक की। जैसे एटमिक स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, वहां पे किसकी बात होती है, परमाणु की। वहां नाभिक की बात नहीं होती, बस नाभिक के बारे में इतना बताया जाता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो वहां पे बात की जाती है परमाणु की, यानी एटम की, लेकिन यहाँ पे बात की जाएगी नाभिक की। तो नाभिक क्या होता है, जो परमाणु के भी अंदर रहता है, तो इसको कहेंगे नाभिक, यानी न्यूक्लियस। ठीक है। अब नाभिक में क्या है, कब इसकी खोज हुई, देखो। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। साथ में क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। इनको साथ में कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनको साथ में कहते हैं हम न्यूक्लियॉन। मतलब एक फैमिली का नाम हो गया न्यूक्लियॉन। जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो होते हैं न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियॉन में कौन कौन आते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इन पर आवेश क्या होता है, जीरो, मतलब ये उदासीन होते हैं। इन पे आवेश जीरो रहता है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। इसकी खोज की थी जे चैडविक ने, और मास ऑफ द न्यूट्रॉन होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये सब बातें याद रखने की हैं। तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन आप कोई पूछ ले या फिर एग्जाम में आ जाए जिसमें क्वेश्चन करना पड़े, जिसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत है, तो जनरली दे दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो ये आपको याद होना चाहिए। 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। तो ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टेन ने। ये चार्ज्ड पार्टिकल हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल हैं। ये पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल हैं, और इन पर जो चार्ज होता है वो प्लस ई के बराबर होता है। प्लस ई का मतलब, एक सेकेंड, ओके। सो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टेन ने। इस पर जो चार्ज होता है, जैसे एक प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, पर पॉजिटिव में ना। नेचर अपोजिट होता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। किसके सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। कैसे, देखो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्लस ई। ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब बातें आपको याद रहती है ना, कोई बड़ी बात नहीं। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672। न्यूट्रॉन का कितना है, 674। इसका कितना है, 672। मतलब अगर हम कैलकुलेशन पर्पज से बात करेंगे तो हम दोनों का मास लगभग सेम लेंगे, सेम ही लेंगे मतलब। तो दोनों का मास क्या लेंगे, सेम। कैलकुलेशन पर्पज में हम जब भी मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखना होगा या मास ऑफ प्रोटॉन लिखना होगा, 1.67 भी नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 लिख के अपना सवाल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए या फिर कभी कुछ चीज कंपेयर करनी पड़े और आपको उसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन को कंपेयर करना पड़े, उसी से रिजल्ट आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू अगर कोई पूछ ले, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से हम दोनों का मास सेम लेते हैं। अच्छा, साथ ही में जब मास की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास की बात भी कर लेते हैं, तीनों के मास साथ साथ हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻13 kg। मतलब सबसे भारी कौन हुआ, न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है और बहुत ज्यादा ही हल्का है।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻27 है और यहाँ 10⁻31 है, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई किसकी, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, किसी एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एटम को हम इस तरीके से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई जनरल एटम है। तो नीचे जो लिखा जाता है वो Z होता है, ऊपर जो लिखा जाता है वो A होता है। तो कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, पर नीचे वाला Z और ऊपर वाला A होता है। अब Z और A क्या है, तो Z है एटॉमिक नंबर, X क्या है, पहले X है सिंबल ऑफ एटम, जैसे ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, हीलियम के लिए He। Z क्या है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, उसमें हर किसी का एक एटम का नंबर होता है, वही Z है। और Z ये भी बताता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। तो जितना एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर होता है, वही प्रोटॉन का नंबर भी होता है। ठीक है, जैसे हीलियम के लिए अपन लिखते हैं 2He4, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, उसके अंदर प्रोटॉन हो गए। ठीक है, ए क्या है, ए है एटॉमिक मास नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मैंने अभी बताया था, फैमिली होती है जो नाभिक के अंदर रहती है, यानी कि N+P। तो ए जो होता है वो बेसिकली होता है N+P, P+N, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ दिया जाए तो ए आ जाता है। मतलब ए बराबर हो गया N+P। मतलब आप अगर किसी का ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो तो उसके अंदर कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है आप बता सकते हो। प्रोटॉन तो ये Z के बराबर हो जाएगा, और N लिखने के लिए आप A-Z लिख सकते हो, या A-P, एक की बात है। ठीक है, क्योंकि नाभिक के अंदर दो ही चीजें होंगी। ओके, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर इन दोनों का सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ मास रिप्रेजेंटेड इन AMU। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम हीलियम के लिखते हैं 2He4, तो यहाँ पे इसके लिखते हैं, इसका एटॉमिक मास है 4 AMU, 4 AMU। तो इसका मास नंबर भी है और मास भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ मास रिप्रेजेंटेड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक नई यूनिट है जो इनके मास को मेजर करती है। अब कैसे डिफाइंड है ये यूनिट, वो देखो कि 1 AMU को कैसे डिफाइन किया गया है। 1 AMU बराबर है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12 एटम एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट। मतलब ये जो 6C12 एटम है, इसका एक एटम लेना है ग्राउंड स्टेट पर, इसका जो मास होगा उसको 12 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो चीज आई वो 1 AMU के बराबर है। ठीक है, तो अपन ने करके देखा ऐसा कि भाई चलो करते हैं। तो ये जो एटम है इसमें क्या क्या चीजें होंगी, एटम में देखो, एटम ये पूरा होता है ना। तो इसके अंदर न्यूक्लियस, एक एटम है, तो एक एटम है तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पे, 1 2 3 4 5 6। भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और इस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने जाएंगे, तो 6, ये रिप्रेजेंट करेगा Z, 12 A दे रखा है, तो टोटली 6 हो जाएंगे, है ना। अगर हमें टोटल मास लिखना है इसका, इस एटम का टोटल मास लिखना है, फिर उसको डिवाइड करेंगे ना 12 से, तो टोटल मास कितना हो जाएगा। देखो इसके अंदर कौन कौन है, 6 तो प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपेरिजन में बहुत कम होता है, तो उसको कर दिया, निपटा दिया हमने। और हमने पढ़ा था मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, तो इसको कॉमन ले लिया मैंने MP, तो 12 MP हो गया। ठीक है, तो 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या आ गया, एक एटम का मास। आप इसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो 12 से गए 12, तो क्या बच गया, मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब इस पूरे की जगह काट पीट के क्या बचा, मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब एक AMU बराबर किसके हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये आपको याद रखना है, यूनिट कन्वर्जन में काम आता है। तो जनरली जितने भी सवाल होते हैं हमारे इस चैप्टर में, वो हम AMU में ही करते हैं, और KG में इसका कन्वर्जन इस तरीके से होता है। तो 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन, उसी तरह से डिफाइन की गई है उसकी यूनिट। ठीक है, आप कुछ डेफिनेशन इसमें आपने सुनेंगे, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स। तो सबसे पहले आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक,
इनका स्थान समान होता है, स्थान सेम होता है, स्थान मतलब पीरियोडिक टेबल पे नंबर सेम होता है, तो इनके क्या सेम होंगे, प्रोटॉन सेम होंगे, मतलब जेड सेम होगा इनका, जेड ही तो होता है जो पीरियोडिक टेबल में नंबर बताता है, तो जेड सेम होगा, बट बाकी डिफरेंट हो सकते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, तो ए भी डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन सेम आइसोटॉप्स, ध्यान रखना है आइसोटॉप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं, आइसोटॉन नाम क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, तो नाम से समझ में आ रहा है न्यूट्रॉन सेम होंगे, और फिर तो आइसोबार समभारिक, तो बाहर मतलब मास उनका ए सेम होगा, इस तरीके से डेफिनेशन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको कोई एग्जांपल देके पूछ ले कि क्या है, तो आप उसमें देखो कि इनका क्या सेम है, अगर प्रोटॉन सेम हुआ तो आइसोटॉन, सॉरी, अगर प्रोटॉन सेम हुआ तो समस्थानिक, अगर न्यूट्रॉन सेम हुआ तो सम न्यूट्रॉनिक, और उनका अगर ए सेम हुआ तो समभारिक। तो ये बात हो गई बेसिक बेसिक एटम की, और कैसे रिप्रेजेंटेशन है, और नाभिक में कौन कौन होता है, उनके मास, उनके चार्जों की। अब आगे बढ़ते हैं कि हम जो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि बाहर तो एटम होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, इस न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है। अच्छा, एटम की रेडियस वगैरह ये हमने कहाँ पढ़ी थी, बोर मॉडल में पढ़ी थी कि एटम की रेडियस कितनी होती है, जब अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग होती है, और उसका जो फॉर्मूला है वो भी हमने निकाला था, कितना आया था, n² अपॉन z के प्रोपोर्शनल आती है, कुछ आया था ऐसा 0.529 ऐसे करके कुछ, 5.29 ऐसा करके एक फॉर्मूला आता है, मेरे को याद नहीं अभी, बट हाँ n² अपॉन z के प्रोपोर्शनल आती है वो रेडियस। ये किसकी रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं, एटम के रेडियस की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एटम के रेडियस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के रेडियस की बात हो रही है। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है उसका फॉर्मूला है R बराबर R0 a⁻⁴, ए वही है जो हम अभी बात कर रहे थे, एटॉमिक मास नंबर, और R0 का मतलब है ये एम्पेरिकल कांस्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल डेटा है ये, 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट। तो जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁻15 के ऑर्डर की होती है, 10⁻15 मीटर बहुत छोटा हो गया, और 10⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं हम, 1 फर्मी। तो बेसिकली ये ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर R0 a⁻⁴, 10⁻15 मीटर को फर्मी लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 1.1 इंटू a⁻⁴ फर्मी, मतलब फर्मी के ऑर्डर की होती है, 10⁻15 के ऑर्डर की होती है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन न्यूक्लियस की रेडियस, आप सोचो कि न्यूक्लियस के अंदर जगह ही नहीं है, मतलब अगर इसके अंदर कोई रहता है, इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं इसके अंदर, तो कितना पास रहते होंगे, जब उसकी टोटल डिस्टेंस ही 10⁻15 मीटर है, मतलब 1 अपॉन, या फिर ऐसे 0.000000000 ऐसे करके 15 जीरो, 14 जीरो और 1, इतना छोटी कोई जगह है, उसके अंदर भी लोग रह रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रह रहे हैं, तो कितना पास रहते होंगे वो ना, बहुत पास रहते होंगे, हम इमेजिन कर सकते हैं, मतलब कितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उस न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का मतलब होता है कि उस वॉल्यूम में कितने लोग रह रहे हैं, है ना। ओके, तो कितना मास रह रहा है, तो उसकी डेंसिटी हो जाती है। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, पी एंड एन, तो टोटल मास कितना हो गया बताओ, तो ऐसे लिखेंगे ना अपन, पी इंटू, देखो ये लिखा मैंने, मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, पी इंटू एम पी प्लस एन इंटू एम एन। भाई पी का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को सम किया, आप देखते हैं तो मास लगभग लगभग बराबर होते हैं, कैलकुलेशन पर्पज से हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू एम पी, तो मैंने यहाँ ए इंटू एम पी लिख दिया। वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 πr क्यूब, ठीक है, और आर का मतलब रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होती है, R0 a⁻⁴ का क्यूब, तो यहाँ पे R0 a⁻⁴ का क्यूब किया, तो यहाँ हो गया R0 क्यूब, और ए से ए कट गया, तो हमने देखा इसमें क्या बचा, सारी चीजें जो बची वो सभी कांस्टेंट हैं। ऊपर है मास ऑफ प्रोटॉन 4/3 पाई की जगह 4/3 पाई की वैल्यू, और R0 का क्यूब, R0 की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर का क्यूब। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह की वैल्यू आती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो डेंसिटी है उसका ऑर्डर 10⁻+17 प्लस है, ये तो कितना बड़ा नंबर है ये, ऑब्वियस है डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत छोटे वॉल्यूम में अच्छा खासा मास है। ठीक, तो मतलब दो चीजें यहाँ पे सीखने वाली हैं कि डेंसिटी सभी एटम्स के लिए डेंसिटी सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा ना, मास ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, सभी कांस्टेंट चीजें आ गई। तो आप चाहे ऑक्सीजन का एटम देखो, चाहे हीलियम का एटम देखो, किसी भी एटम में
जो न्यूक्लियस होगा उसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी और उसका ऑर्डर 10^17 रहेगा। ये दोनों चीज बातें इसमें याद रखने की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है। किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं? नाभिक के डेंसिटी की बात कर रहे हैं। नाभिक की डेंसिटी कांस्टेंट होती है और 10^16 के ऑर्डर की होती है। ठीक है, ये हो गई डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस की बात है। इसके बाद इसमें आता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? सो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पार्टिकल नहीं बोलते उनको, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, कब लगता है, क्या है उसके गुणधर्म? जैसे दो चार्ज हैं कोई, कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और उसका फॉर्मूला हमें पता है K(Q1Q2)/r²। ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है Gm1m2/r²। तो ये नाभिकीय बल क्या है और ये कब लगता है, किन दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है? दोनों चार्ज होने चाहिए या एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो तब भी चलेगा, मतलब क्या है? तो बेसिकली जो न्यूक्लियर फोर्स है इसके बारे में हमें इसके फॉर्मूले वगैरह तो नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि न्यूक्लियर फोर्स किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में लग सकता है। बस शर्त ये है कि उनकी जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब उनके बीच में डिस्टेंस है, वो उसकी जो डिस्टेंस आप लिखोगे वो ऐसे होनी चाहिए n × 10⁻15 मीटर। अब n की वैल्यू चाहे कुछ रखो, 2 3 4 कुछ भी रख लो, लेकिन वो ऑर्डर है वो 10.15 का आना चाहिए। तो ऐसा ऑर्डर तो कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर ही मिल सकता है। मतलब इतने पास पास कहाँ पे मिलेंगे दो पार्टिकल्स? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स के। तो बेसिकली अभी तक जो न्यूक्लियर फोर्स देखा गया है वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही देखा गया है। ठीक है, और ऑब्वियस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो फोर्स कैसा है? न्यूक्लियर फोर्स ये अट्रैक्शन का फोर्स है। तो एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि अभी नेचर में इतना पास जो हमें पता है वो न्यूक्लियॉन्स ही हैं जो इतना पास रहते हैं, और ये अट्रैक्शन का फोर्स है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं, न्यूक्लियस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पास रहते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब कि अगर उनके बीच की दूरी का जो ऑर्डर है वो 10.15 से बड़ा हुआ तो वो फोर्स ही लगना बंद हो जाता है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या कहते हैं कि उसकी रेंज अनंत है, मतलब अगर कोई जिनके बीच में डिस्टेंस अनंत है, बहुत दूर है, अनंत का मतलब बहुत दूर है, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, और दिस इज द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों स्टेबल होता है? उसका कारण है कि उस आपस में न्यूक्लियर फोर्स से वो बंधे हुए रहते हैं। कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब एक सवाल है, ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कि एक न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भरे हुए हैं ही है, वो तो रहते ही हैं उसमें। तो न्यूक्लियर फोर्स को कंपेयर करना है कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, अब देखो अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है बहुत सारे न्यूट्रॉन है, तो सभी पार्टिकल एक दूसरे के पर फोर्स लगाएंगे। तो जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, या प्रोटॉन प्रोटॉन पर जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा? तो ऐसा देखा गया कि तीनों में फोर्स बराबर होता है, क्योंकि ये फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कौन चार्ज है कौन न्यूट्रल है, ये बस इस पे डिपेंड करता है कि दो पार्टिकल के बीच में दूरी 10⁻15 के ऑर्डर की होनी चाहिए, और ये लगेगा और सेम ही लगेगा सब पे। अभी तक तो ऐसा ही है, मतलब इसकी एग्जैक्ट फॉर्मूला वगैरह तो अभी तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन हाँ अब तक जो प्रॉपर्टी देखी गई है उस हिसाब से ये पाया गया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो सभी के बीच में सेम लगेगा। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन इसमें यह है कि नेट फोर्स पूछ लिया जाए, अगर नेट फोर्स में और सारे फोर्सेस भी कंसीडर करने हैं जो लग सकते हैं, तो नेट फोर्स किसके बीच में कैसा लगेगा उसके में आपको ऑर्डर लिखना है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला नेट फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, एंड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स में ऑर्डर लिखना है। तो देखो ऑर्डर चेंज हो गया है, आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों में बराबर आए थे, लेकिन यहाँ ऐसा आया। ऐसा क्यों आया? उसका कारण है कि जब नेट फोर्स की बात की जा रही है तो न्यूक्लियर फोर्स तो है ही, लेकिन साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है? जब दो चार्ज पार्टिकल हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपल्शन होगा, और डिफरेंट नेचर के चार्ज हैं तो अट्रैक्शन होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल न्यूट्रल होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रल
मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो एक प्लस और एक न्यूट्रल है, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है ये तो प्लस प्लस चार्ज हो गए, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन लगाएंगे, और अट्रैक्शन कौन करेगा? न्यूक्लियर फोर्स। तो नेट थोड़ा कम हो जाएगा भाई, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, पर जैसे अकेले प्रोटॉन की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपेल रिपेल कर रहा है इसको, है ना। तो नेट तो कम हो गया ना थोड़ा सा, इसलिए इसको ये देखेगा कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला नेट फोर्स है वो थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। अभी तक आपने जो भी पढ़ा इसमें किसी को डाउट है पूछ लो, क्योंकि फिर आगे चलेंगे तो आगे धीरे धीरे चीजें थोड़ी और अच्छी होती जाएंगी। अभी तक तो सारी बातें लगभग आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी थी या कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कर्व होता है, स्टेबिलिटी कर्व बनता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नाभिक का स्टेबिलिटी कर्व है ये, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कर्व है। स्टेबिलिटी कर्व में ये बताया जाता है कि जैसे इधर की एक्सिस ली हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, मतलब किसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और इस तरह दी हमने नाभिक नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, पी कितना है, और उसके बीच में ग्राफ बनाया। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस पाए गए, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जो पाए गए वो पाए गए जिनके n/z का रेशो 1.6 के आसपास होता है। मतलब देखो ये वाली लाइन तो क्या हो गई, जब n बराबर z है ये स्टेबल नहीं है, लेकिन जिनका रेशो n/z का रेशो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशो 1.6 के आसपास रहता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, z कंपैरिजन मतलब ये 1.6 से ज्यादा हो गया, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन में और रेशो को मेंटेन करते हैं 1.6, और अगर किसी जगह पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो वो कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रॉन में, जो हमें रिएक्शंस देते हैं बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। तो ये लिखा हुआ बीटा माइनस मतलब इधर की साइड जो न्यूक्लियस है वो बीटा माइनस एमिशन करेंगे, और जो इधर की साइड न्यूक्लियस है वो बीटा प्लस एमिशन करके इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी पे आना चाहेंगे। तो अभी बीटा प्लस एमिशन बीटा माइनस एमिशन क्या है ये भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्या रिएक्शन है ये, बट हाँ ये होता है स्टेबिलिटी कर्व, ये बस याद रखने वाला है। ठीक है, दिख रहा है ये वाला कर्व, स्टेबिलिटी कर्व। तो इधर जो ये नाभिक है न्यूक्लियस है वो क्या शो करेंगे, बीटा प्लस, और इधर जो नाभिक है वो क्या शो करेंगे, बीटा माइनस। अभी क्या होते हैं बीटा माइनस देखेंगे, बीटा प्लस माइनस ये रिएक्शंस हैं। ठीक है चलो, तो यहां तक की कहानी हो गई। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मास डिफेक्ट। यही इसी से होंगे सारे सवाल। अभी तक की जो बातें थी वो तो सिर्फ कहानी थी, जो कि आपको आती भी होगी, नहीं आई होगी तो आपने सुन ली, तो वो कहानी है। लेकिन अब होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट, मास डिफेक्ट कैलकुलेशन। मतलब इसके जो सवाल आते हैं, अगर इस चैप्टर से सवाल आएगा तो उसमें मास डिफेक्ट आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब ये मास डिफेक्ट है क्या ये समझते हैं। देखो मास डिफेक्ट कुछ ऐसी चीज है, एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 1 kg के 4 ब्लॉक पड़े हैं। देखो समझ में रहा है, मास डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। आपने कोई चीज खरीदी और डिफेक्टिव पीस आ गया, मतलब खराब आ गया, तो यहाँ पे मास कुछ डिफेक्ट हो गया, है ना। मतलब 4 kg 1 1 kg के 4 ब्लॉक थे, अलग अलग पड़े हुए थे, हमने तोले, सब 1 1 किलो के थे। लेकिन जब इनको एक साथ एक बक्से में रखा गया तो जो इनका मास है वो 4 से कम हो गया। मतलब थ्योरेटिकल मास तो कितना आना चाहिए, थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी के हिसाब से कि 4 1 kg के मासेस को पास में रखा गया तो टोटल मास 4 kg आना चाहिए था। लेकिन जब ऐसे एक बक्से में रख के इनको तोला, एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया, तो वो 4 kg से कम आया। यही है बस मास डिफेक्ट। ऐसा हो सकता है, नॉर्मल केस में नहीं होगा, वरना तो फिर तो बड़ा ही दिक्कत हो जाती है। हम चीनी खरीदने गए तो एक एक दानों को तोला, तब तो भैया ठीक है 1 किलो चीनी, लेकिन सब एक एक साथ रखा तो 1 किलो से कम आया, फिर तो दुकान वाला मतलब उसको 1 किलो से ज्यादा तोलना पड़ेगा। मतलब ठीक है, मतलब तो मतलब ऐसा रियल उसमें नहीं होता, मतलब बड़ी चीजों में नहीं होता, बहुत जब न्यूक्लियस लेवल की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा देखा गया है। अब ये तो जस्ट एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन न्यूक्लियस में कहाँ पे होता है ऐसा।
तो न्यूक्लियस में ऐसा होता है जब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। कहाँ पे गई? हाँ, समझना ध्यान से। जैसे अब इसको थोड़ा न्यूक्लियस लेवल पे जाके समझते हैं कि नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रकृति में ऐसे बिखरे हुए हैं और उनका मास हमने तोला कि भाई इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन, मास तोला तो मास कुछ आया, उसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का थ्योरी वाला मास जो पेन कॉपी से आया, ठीक है। लेकिन जब वो किसी न्यूक्लियस के अंदर चले गए, जब अलग अलग पड़े हुए थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तब उनको तोला तो वो तो कहेंगे थ्योरेटिकल मास कि भैया जो भी कर रहे थे ना कि P इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब P है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास आ जाएगा, ये आ जाएगा, इनको टोटल करेंगे तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। तो ये मास होता है थ्योरेटिकल मास, क्योंकि हमने पेन कॉपी पे सॉल्व करके निकाला। तो जब अलग अलग पड़े हुए हैं तो इतना होता है मास, होएगा, सही बात है। जो जित नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उसका मास का टोटल प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना है उनका मास का टोटल आना चाहिए। लेकिन जब वो आपस में मिलके कोई न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बना दिया, तो ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं अपन? 8O16, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो मान लो यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, तो इनका मास कितना होना चाहिए? 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप बोलो सर अप्रोक्सीमेशन लिया था न्यूट्रॉन का इसलिए कुछ गड़बड़ होगी। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल मास रख दो। फिर भी यहाँ पे हमें एक डिफेक्ट देखने को मिलता है, जब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को हम तोलते हैं तराजू से, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो उसका एक्चुअल मास होना चाहिए, थ्योरेटिकल मास होना चाहिए, वो उससे थोड़ा सा कम आता है तराजू से तोड़ने पर, मतलब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मास डिफेक्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ी थ्योरी थी कि मतलब ये मास गया कहाँ, ठीक है, ये मास कहाँ गया, यही है बस मास डिफेक्ट। इसी को समझना है आपको कि प्रैक्टिकल मास और एक्सपेरिमेंटल मास में प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल मास एंड प्रैक्टिकल मास। प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट एक ही बात है, एक्सपेरिमेंट कर लो चाहे प्रैक्टिकल कर लो, है ना। तो मैं एक्सपेरिमेंट मैं क्या बोलूंगा? प्रैक्टिकल बोलूंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब तराजू से तोल के, थ्योरेटिकल मतलब कॉपी पेन पर, थ्योरी, थ्योरी से जो है। तो यहाँ पे कौन कम होता है? प्रैक्टिकल वाला कम होता है थ्योरेटिकल से। अब देखना समझना हुआ क्या है। तो इस तरीके से सपोज एक एटम लिया गया ZA, है ना, Z हो गया इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और A हो गया इसका एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या। अब इसका जो नाभिक है, नाभिक का मास थ्योरेटिकली फाइंड किया गया, थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें परमाणु है Z, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? Z। प्लस का परमाणु संख्या है Z, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? Z। तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने लिखूं? A माइनस Z इंटू Mn। तो ये हो गया थ्योरेटिकल मास। लेकिन जब प्रयोग द्वारा देखा गया तो M नाभिक थोड़ा सा अलग आया। प्रयोग द्वारा देखा गया मतलब एक तराजू होती है जिसे तोलते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। तब इसका मास देखा गया तो ये थोड़ा सा अलग आया। अलग आया मतलब थ्योरेटिकल मास है। थ्योरेटिकल मास ज्यादा आता है, यहाँ पे उल्टा साइन लगा दिया किसी ने। तो जो थ्योरेटिकल मास है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। थ्योरी के हिसाब से मास ज्यादा होना चाहिए, मतलब अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करें तो वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल मास कैलकुलेट किया तोलकर, वो थोड़ा कम आता है। तो इनके मास में जो डिफरेंस आया, थ्योरेटिकल मास नाभिक की बात हो रही है, माइनस प्रैक्टिकल मास, जो ये डिफरेंस आया मास में, वही है मास डिफेक्ट। ये ऐसा क्यों आता है उसकी बाद में जानकारी अभी आपको मिलेगी। पर मास डिफेक्ट क्या है ये समझो। मास डिफेक्ट है नाभिक के थ्योरेटिकल मास में और प्रैक्टिकल मास में अंतर। ये है मास डिफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट का, डेल्टा एम का, ठीक है। तो अभी तक साइंटिस्टों को पता नहीं लगा कि चलो ठीक है आ रहा है, पर क्यों आ रहा है, इन्होंने नाम रख दिया मास डिफेक्ट।
कि भाई मास में डिफेक्ट हो रहा है, पर ऐसा हो क्यों रहा है इसकी जानकारी अब तक उनके पास नहीं थी। फिर आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी, बड़ी ही खतरनाक थ्योरी, E बराबर mc²। उन्होंने बताया कि अगर कोई मास c वेलोसिटी से, मतलब लाइट की वेलोसिटी से जाता है, तो वो एनर्जी, इतनी एनर्जी लेके जाता है अपने साथ। मतलब मास जब निकलता है तो एनर्जी लेके निकलता है। उन्होंने एक बात बताई, तो समझ में आया इन्हें कि एक्चुअल में जब थ्योरेटिकल मास हम काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो ऐसे अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, लेकिन ये सब मिलके एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं। पहले अनस्टेबल थे, ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ा ना मिलते हैं कोई प्रकृति में ऐसे अलग अलग पड़े हुए ऐसे दूर दूर, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ गए तो ये स्टेबल हुए। अब स्टेबल कोई भी चीज कब होती है, जब अपने अंदर से वो एनर्जी रिलीज करती है। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मास के फॉर्म में हो रही है, मतलब उन्होंने अपना मास कम कर दिया, और जितना मास बाहर निकला, कितना मास बाहर निकला, ये मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम मास बाहर निकला, तो डेल्टा एम c² एनर्जी बाहर निकल गई। इसका मतलब समझ में आया कि जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है, जैसे इधर ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, कोई भी न्यूक्लियस बनता है तो इसके अंदर से डेल्टा एम इंटू c² एनर्जी बाहर निकलती है, राइट। So energy released during the formation of the nucleus is delta m c²। ऐसे बोल सकते हैं, या एक डेफिनेशन और है कि अगर न्यूक्लियस को आपको तोड़ना है और तोड़ के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग करने हैं, तो आपको कितनी एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी, डेल्टा एम इंटू c² एनर्जी। आप अगर नाभिक को दोगे तो इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग टूट जाएंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज डेल्टा एम c², और इसी को कहते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। इसको बांध के रखने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर इतनी एनर्जी इसको दे दोगे तो ये टूट जाएगा। बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या है, रिक्वायर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दी जाती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू c², और डेल्टा एम का मतलब है मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट है नाभिक का, न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास माइनस न्यूक्लियस का प्रैक्टिकल मास। इस तरीके से ये बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। सो बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ में आई। न्यूक्लियस को बनाए रखने के लिए, अगर न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी बाहर निकाल के रखो न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस बना रहेगा, इतनी एनर्जी दे दी तो वो आजाद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो डेल्टा एम c² करेंगे अपन, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है भाई, जितनी आएगी यहाँ से वो दिया रहता है। अब थ्योरेटिकल मास तो अपन कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को हाथ पैरों से, क्या फॉर्मूला यूज करके, z इंटू एम पी प्लस ए माइनस z इंटू एम एन, एम एन और एम पी लगभग बराबर हैं तो कॉमन लेके ए इंटू एम पी ऐसे कर लेंगे। ठीक, लेकिन जो प्रैक्टिकल मास है ये गिवन रहेगा। अब प्रैक्टिकल मास है, थोड़ा तराजू लेके अपन तोलेंगे, वो देंगे कि ये प्रैक्टिकल मास है, हमने तोला था तो इतना आया। ठीक, उनको घटा देंगे तो डेल्टा एम आ जाएगा। पर डेल्टा एम किस में आएगा, अब यूनिट की थोड़ी बात कर लेते हैं कि देखो होगा क्या कि अगर हम केजी में लें तो डेल्टा एम भी केजी में आएगा, और c² की आप वैल्यू जानते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एनर्जी, और इस केस में जो एनर्जी आएगी उसकी यूनिट आएगी जूल। लेकिन इस चैप्टर में जो एनर्जी का फॉर्मेट चलता है, एनर्जी की यूनिट चलती है, वो चलती है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और जो मास की यूनिट चलती है वो चलती है एएमयू। तो हमने सोचा क्यों ना c² को चेंज करके और सब कुछ चेंज कर करा के एक फाइनल वैल्यू हम बना लें, कि डायरेक्ट हम यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू रखें और c² की हम यूनिट चेंज करके वैल्यू रखें, और एनर्जी सीधा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाए। तो उसको बना के हमने रखा कि अगर आपको देखो एनर्जी निकालनी है जूल में, तो मास को रखना पड़ेगा आपको केजी में, इंटू c² कर दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यहाँ पे c की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आपको एनर्जी सीधा चाहिए मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो आप यहाँ पे मास को रखोगे एएमयू में, क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चंस में एएमयू में ही दिया होगा, और आपको c² इसका रखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा हम पूरा हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और आपको सिर्फ रखना है 93.5
931.5। जब आप मास एएमयू में रखोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक एनर्जी का आंसर किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा। इसको चेंज कैसे किया, तो सिंपल वो यूनिट चेंज करने के तरीके से इस तरीके से हमने इसको चेंज किया कि मास हमने एएमयू में रखा और सी स्क्वायर की वैल्यू को हमने डाल दिया 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एएमयू को हमने केजी में चेंज किया तो एम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर ये जो एनर्जी आई वो जूल में आई और फिर जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर दिया 1.6 × -19 से। तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको कांस्टेंट वाला टर्म, ये पूरा का पूरा 93.1 के आसपास है। आप इसको सॉल्व कर लेना और ये जो m है वो ये रहा, m हमने किस में रखा था, एएमयू में। इस तरीके से ये आया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इस चैप्टर के लिए, ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप बार अगर यूनिट चेंज करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इससे आप क्या करोगे, एक तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आंसर सीधा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा जो कि आपको निकालना रहेगा, ठीक। तो हाँ वापिस आ जाते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम का मतलब है मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट आपको एएमयू में मिल जाएगा, इंटू सी स्क्वायर कर दोगे। सी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 9331.5 से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको एएमयू में रखते हो तो एनर्जी का आंसर सीधा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है हीलियम की, है ना। तो हीलियम के नाभिक का मास ही दे रखा है, तो जो मास आपको दे रखा होता है नाभिक का वो मास कौन सा होता है, प्रैक्टिकल मास होता है। ये वाला आपको प्रैक्टिकल मास दे रखा है, देखो बोला ना नाभिक का मास इतना है, तो ये मास क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन आपको क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी, तो डेल टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चाहिए, तो थ्योरेटिकल निकालने के लिए इसने देखो ये दे रखी है चीजें कि भाई इसकी मदद से आप थ्योरेटिकल मास निकाल लो। अब जब इसने अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, अब अगर इसने अलग दे रखा है तो हमें अलग ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं दे रखा होता है इसका तो हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर ले लेते, लेकिन इसने दे ही रखा है कि अलग अलग, तो हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एम, फिर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा। डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम क्या होता है, मास ऑफ थ्योरेटिकल मास माइनस मास ऑफ प्रैक्टिकल मास। थ्योरेटिकल मास, प्रैक्टिकल तो देखो एज इट इज रख देंगे हम, ये रहा, यहाँ से एज इट इज आ गया। थ्योरेटिकल निकालने के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सिखाया ना आपको, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो z कितना है 2 और मास ऑफ प्रोटॉन ने सीधा एएमयू दे रखा है, एएमयू में रखो वैल्यू। और अगर a 4 है और z 2 है तो n भी कितना हो गया, देखो ये क्या दे रखा है आपको, ये वैल्यू है आपको z की और ये वैल्यू है n की, n इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सॉल्व किया, घटाया, तो कुछ वैल्यू आएगी सीधा एएमयू में आएगी, ठीक है। डेल्टा एम की वैल्यू मिल गई हमें एएमयू में, उसकी वैल्यू को यहाँ रखा, 93 मल्टीप्लाई किया तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी हम न्यूक्लियस की भी निकालते हैं और रिएक्शंस की भी बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या है कि कोई चीज जब स्टेबल हो रही है तो कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, वो बाइंडिंग एनर्जी है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है, बाहर निकल रहा है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर की एनर्जी वो बाहर निकल रहा है, लेकिन हम इस एनर्जी को कैलकुलेट ऐसे करते हैं ना शॉर्टकट में, मतलब तो एएमयू में सीधी वैल्यू यहाँ रखेंगे और 93.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का। तो वैल्यूज आपको दी रहती हैं, नहीं दी रहती तो याद रखनी पड़ती है, जनरली दी रहती है। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो अच्छा, तो बाइंडिंग एनर्जी एक बार फिर से रिवाइज कर लें। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तोड़ने में लगी एनर्जी। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिस न्यूक्लियस को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा मजबूत होगा, मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब वो न्यूक्लियस जब बना होगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकाली होगी इसने, तो ज्यादा स्टेबल हुआ होगा। कुल मिला के जिसकी मतलब जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी
तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या ये सही है कि ये नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो एक एटम है ये एक्स परमाणु 2 4, इसके अंदर न्यूक्लियॉन कितने हैं, मतलब 4, ए सॉरी जेड प्लस, न्यूक्लियन क्या होता है Z+N, जो कि A के बराबर है। तो न्यूक्लियन की संख्या कितनी है इसके अंदर 4, और इसके अंदर न्यूक्लियन की संख्या है 10, ठीक है। इस X की बाइंडिंग एनर्जी है 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और इस Y की बाइंडिंग एनर्जी है 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना, ठीक है। इसको छुपा देते हैं। तो आप बताओ, आप क्या बोलोगे कौन ज्यादा स्टेबल है? तो हम कहेंगे कि सर ने बताया था कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 8 की ज्यादा दिख रही है, तो 8 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। 2 बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ये कम स्टेबल होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी और गौर से देखो कि बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो बेसिकली हम तोड़ किसको रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स को तोड़ रहे हैं। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाले जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं उनको अपन तोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट लगी एनर्जी, वो कितने न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने में लगी, 4। और यहाँ पे जो 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट लगी एनर्जी, वो कितने न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने में लगी, 20। तो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए। तो मतलब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है 2 और ए की वैल्यू है 4, तो 2/4 हमने निकाला तो ये 0.4 आया। और यहाँ पे हमने निकाला 8/20, तो ये 0.4 आया। मतलब बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इस एक्स के लिए ज्यादा आई। मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब ये ज्यादा मजबूत हुआ ना। फिर भाई एक घर में रहते हैं 4 लोग, एक घर में रहते हैं 20 लोग, है ना। यहाँ पे 4 को निकालने में ही 2 लग गए, 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और यहाँ पे 20 लोगों को निकालने में मात्र 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट लगी। तो ज्यादा मजबूत घर कौन सा, ज्यादा घर कौन से सदस्य ज्यादा मजबूत हुए, कौन से सदस्य ज्यादा स्टेबल हुए, ये वाले ज्यादा स्टेबल हुए, क्योंकि यहाँ पे पर एक फैमिली मेंबर को निकालने में 0.5 एनर्जी लग रही है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी लग रही है। तो बेसिकली जो सही कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी, पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आई आपको? तो अगर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ बनाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखो किस किस के बीच में ग्राफ है। इधर तो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने में कितनी बाइंडिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी लगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और इधर हम ले रहे हैं इस एक्सिस पर जेड, यानी परमाणु क्रमांक, है ना। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑब्वियस है ए भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ए भी बढ़ेगा। तो ऐसे अब ग्राफ बनता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अलग अलग परमाणु के लिए, जब परमाणु हल्के होते हैं तो कम होती है, और जैसे जैसे परमाणु भारी होते जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यहाँ तक, कहाँ तक, Fe तक, Z = 26, है ना। पर उससे ज्यादा भारी हम लेते हैं, मतलब उससे आगे हम जब जेड में चलते हैं, उससे ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले एटम लेते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर कम होती जाती है। इसका मतलब ये जो Fe है, Z = 26, ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है इसका, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। इससे कम जेड वाले नाभिक भी अस्थायी हैं और इससे ज्यादा जेड वाले भी नाभिक अस्थायी हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, देखो मैंने बताया जेड जैसे से बढ़ता जा रहा है, ए बढ़ता जा रहा है। ए मतलब उनका मास नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब वो मोटे होते जा रहे हैं। तो पहले बहुत पतले दुबले थे तो भी अस्थायी थे, और जब बहुत भारी हो गए तब भी अस्थायी हो गए। जो फिट हैं वो स्थायी हैं, मजबूत हैं, स्टेबल हैं, मोर स्टेबल हैं अगल बगल वालों से। तो ये वाले जो जेड हैं वो भारी हैं, तो उनको इधर जाना है, क्योंकि इधर स्टेबल हैं तो वो टूट जाते हैं, है ना। मतलब इधर वाले न्यूक्लियस कौन सी अभिक्रिया शो करेंगे, टूटने वाली अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, और टूट के छोटे हो जाएंगे, छोटे छोटे नाभिक बनाएंगे ताकि वो स्थायी हो जाएं। भारी है ना ये। और जो छोटे छोटे होते हैं वो चाहेंगे कि हम मिल जाएं ताकि थोड़े भारी हो जाएं और अस्थायी हो जाएं। मतलब जो छोटे छोटे नाभिक हैं, दुबले पतले, वो चाहेंगे कि हम मिल जाएं, मतलब ये अभिक्रिया हो गई नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। तो मिलकर वो थोड़े भारी होना चाहते हैं ताकि वो स्थायी, स्टेबल न्यूक्लियस बना लें।
ठीक है, तो यहीं से पता लगता है कि जो हल्के होते हैं वो तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शो करते हैं, और जो भारी होते हैं वो नाभिकीय विखंडन। जैसे इसका एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम का ये जो भार है तो वो बड़ा होता है, 236 ऐसा कुछ होता है, तो वो टूट जाता है, TH और RB ऐसे करके। और नाभिकीय संलयन कौन शो करते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, वो जो सूर्य पे अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके कुछ बनाते हैं, तो छोटे छोटे नाभिक मिलके। ठीक है, तो इधर वाले शो करते हैं नाभिकीय संलयन ताकि वो भारी हो जाए, इधर वाले करते हैं नाभिकीय विखंडन। ओके, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अलग कहानी स्टार्ट हो रही है। अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे रिएक्शंस पर। हम इस रिएक्शंस की, देखो यहाँ पे क्या है, A B C D, ये सब अलग अलग न्यूक्लियस है, नाभिक है। यहाँ पे A नाभिक और B नाभिक आपस में मिलके रिएक्ट करके दो नए नाभिक बना रहे हैं, C एंड D, है ना। नाभिक A, नाभिक B, नाभिक C और नाभिक D की जो बाइंडिंग एनर्जी है, नाभिक A, नाभिक B, नाभिक C, नाभिक D की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपको गिवन है। नाभिक A, नाभिक B और नाभिक C और नाभिक D की जो बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा है, वो आपको गिवन है। आपको बताना है कि फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन से कितनी एनर्जी बाहर निकली, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी बाहर निकली। तो सबसे पहले समझो रिएक्शन होती क्या है। रिएक्शन में इधर वाली साइड को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहे हैं, अभिकारक। और इधर वालों को बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो टूटते हैं, मिक्स होते हैं और नए उत्पाद बनाते हैं। पर यहाँ पे तो ये नाभिक है, तो नाभिकों की बात करें तो यहाँ पे A टूट रहा है, B भी टूट रहा है, टूट रहे हैं, तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, इसको B1 एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको B2 एनर्जी देनी, तभी तो टूटेंगे। टूटेंगे तभी तो रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके जब ये C और D बनेंगे, तो C और D बनेंगे तो इसमें से B3 एनर्जी बाहर निकलेगी, इसमें से B4 एनर्जी बाहर निकलेगी। हमें बताना है कि टोटल फाइनल एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन कितनी होगी। तो हमने B3 और B4 तो एनर्जी बाहर निकली है, और V1 B2 दी है, तो हमें क्या निकालनी है, एनर्जी रिलीज्ड निकालनी है, बाहर कितनी निकली टोटल फाइनल। तो हमने इनको B1 B2 को तो माइनस में लिखा। क्यों लिखा माइनस में? क्योंकि ये तो हमें देनी पड़ी, तो देनी पड़ी, हमें से पूछा रिलीज, तो रिलीज वाले को प्लस में लिख देंगे, और जो देनी पड़ी सिस्टम को, इन नाभिकों को, उनको माइनस में लिख दिया। तो -B1 -B2 प्लस B3 प्लस B4, ये तो बाहर निकली इतनी एनर्जी, है ना। तो कुल मिला के जो Q वैल्यू है, मतलब एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को होने पर कितनी एनर्जी बाहर निकल गई, मतलब ये करीब से क्या बन गया, स्टेबल हो गए ना ये भाई। A और B से C और D बने हैं, तो एनर्जी बाहर निकली। एनर्जी बाहर निकली मतलब ये ऐसा होना चाहते थे, हमने जबरदस्ती A और B को नहीं मिलाया। A और B आपस में मिलके C और D बनाना चाहते थे ताकि वो स्टेबल हो जाए। मतलब अगर एनर्जी बाहर निकले, Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, तो समझ जाओ ये जो रिएक्शन है वो होना चाहती थी। प्रोडक्ट जो मिले हैं वो और स्टेबल मिले हैं AB के कंपैरिजन में। और अगर Q की वैल्यू नेगेटिव मिल जाए, तो समझ जाओ कि उल्टा इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी है, बाहर तो कुछ नहीं निकला। मतलब पहले बहुत स्टेबल थे, पर हमने जबरदस्ती एनर्जी देके इनको रिएक्शन करवाया और ये बनवा दी, है ना। तो देखो वही सब बातें हैं कि Q कितना आ गया, V3 प्लस V4 माइनस V1 प्लस V2, माइनस कॉमन ले लिया। तो एक जनरल फॉर्मूला कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी दी गई हो सभी किसकी, सभी नाभिकों की, अगर आपको सभी नाभिकों की बाइंडिंग एनर्जी दी गई हो, सभी नाभिकों की अगर बाइंडिंग एनर्जी दी गई हो, तो आप Q वैल्यू ऑफ द इक्वेशन निकाल सकते हो। ये Q वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या आया था इसमें, मास डिफेक्ट, और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है Q वैल्यू। Q वैल्यू का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। तो Q वैल्यू की का फॉर्मूला बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब उत्पाद की बाइंडिंग एनर्जी, B3 और B4 उत्पाद है ना, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, ये Q वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक बात समझाने के लिए बताया कि Q वैल्यू का मतलब क्या है, कि एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन।
अब क्यू वैल्यू 3 तरीके से निकाली जा सकती है किसी भी रिएक्शन के लिए, जिसमें से एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ये बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी हो तो आप क्यू वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो, ये आपको याद रखें। मैं तीनों तरीके क्यू वैल्यू निकालने के मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए, 3 तरीके हैं, है ना। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ 3 तरीके कौन कौन से हैं। अगर आपने ये सीख लिए 3 तरीके क्यू वैल्यू निकालने के, तो मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इस चैप्टर में बस यही आता है ना। आप क्वेश्चंस करोगे आपको पता भी लग जाएगा कि यही पूछते हैं इसमें, और कुछ पूछते ही नहीं है। तो देखो, पहला तरीका क्यू वैल्यू मतलब समझ में आई, एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव हो रही है मतलब अच्छी बात है, रिएक्शन होना चाहती है, तभी तो उसने एनर्जी बाहर निकाली और स्टेबल हो गया। नेगेटिव मतलब हमने जबरदस्ती एनर्जी दे के उल्टा इस रिएक्शन को करवाया, मतलब अनस्टेबल प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मेथड टू फाइंड क्यू वैल्यू। अगर मेथड का मतलब क्या है कि जो गिवन है उसके हिसाब से, जैसे ये वाला है आपका कि अगर बाइंडिंग एनर्जी दी गई हो तो बाइंडिंग एनर्जी दी गई हो तो एक तरीका तो ये हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब जो उत्पाद मिला है, रिएक्टेंट मतलब जिनने अभिक्रिया की है। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आपको मास दिए हो, किसके मास दिए हो, नाभिकों के मास दिए हो, नाभिकों के मास दिए। अच्छा, अब इसमें मैं जब भी स्मॉल एम लिखूंगा तो मतलब वो नाभिक का मास होगा, कैपिटल एम मतलब परमाणु का मास होगा। ठीक है, स्मॉल एम मतलब नाभिक का मास, कैपिटल एम मतलब परमाणु का मास। मैं बोल भी दूंगा हर बार, ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये रहेगा। ठीक है, जब नोट्स पढ़ो तो आप समझ जाना कि स्मॉल एम यूज किया है मतलब नाभिक का मास, कैपिटल एम यूज किया है मतलब परमाणु का मास। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है देखो, स्मॉल एम ए, स्मॉल एम बी, स्मॉल एम सी, स्मॉल एम डी। पूछा है फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। तो देखो समझो, यहाँ पे ये नाभिक है, ये नाभिक है, इनका मास एम ए है, ये मास एम बी है, ये मास एम सी है, ये मास एम डी है। ये सारे मास कौन से हैं, ये सारे मास हैं, कौन से मास हैं, ये सारे मासेस हैं प्रैक्टिकल मास। ठीक है, मतलब उन्होंने निकाल के दिया, उन्होंने दिया है मतलब प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल होता तो वो देते ही नहीं, खुद निकालो। उन्होंने दिया है मास मतलब कैसे मास है ये, प्रैक्टिकल मास है, तराजू से तोल के निकाले गए हैं, है ना। अब अगर ये रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका मास ज्यादा है, किनका, ये जो है, कौन है ये, रिएक्टेंट, है ना, अभिकारक, और इनका मास कम है, किनका, उत्पादों का। रिएक्टेंटों का मास ज्यादा, उत्पादों का कम है, तो इसमें से घटा देंगे तो कुछ डेल्टा एम मतलब बाहर निकला, मतलब एनर्जी बाहर निकली, तो बस वही क्यू एनर्जी है ना। तो देखो क्या किया, क्यू एनर्जी कैसे निकाली, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या हो गया, एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी। फिर यहाँ से डेल्टा एम निकाला, डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ रखी, तो ये आ गया आपकी क्यू वैल्यू। तो एक तरीका हो गया, जब मास दिया हो क्यू वैल्यू निकालने का, ये रहा जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये तो कोई स्मॉल एम यूज किया है, मतलब ये किसका मास है, नाभिकों के मास की बात की जा रही है, परमाणुओं का मास मत रख देना, एटम के मास की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सब नाभिकों की बात होती है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्मॉल एम ऑफ द रिएक्टेंट माइनस स्मॉल एम ऑफ द प्रोडक्ट, ये आ जाएगा आपका डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे वही बात है कि अगर ये एएमयू में हो, डेल्टा एम एएमयू में हो, तो आपको यहाँ पे 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्यू वैल्यू आपकी सीधी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगी। आई बात समझ में, ये हो गया पहला तरीका, जब न्यूक्लियस के मासेस दिए गए हों तब हम क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा तरीका, जब काइनेटिक एनर्जी, सॉरी तीसरा तरीका ना, फर्स्ट हो गया बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस, और थर्ड मेथड है जब काइनेटिक एनर्जी दी गई हो। ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बी, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस सी, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस डी, है ना। अब अगर मान लो कोई एनर्जी बाहर निकल रही है, तो जो एनर्जी बाहर निकलती है बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है नाभिकों में, है ना, अलग से नहीं निकलती, वो उनकी जो एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी होती है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमें ये एनर्जी रिलीज्ड निकालनी है इस केस में, कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इनकी एनर्जी हो जाएगी। भाई इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के सी प्लस के डी का मतलब हो जाएगा सी और डी की टोटल एनर्जी, मतलब क्यू आउटपुट
कि इतनी एनर्जी बाहर निकली, ठीक है। और Ka प्लस की भी क्या हो जाएगा, Q इनपुट, कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी, तो Q आउटपुट माइनस Q इनपुट, आपको Q वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो Kc प्लस Kd माइनस Ka प्लस Kb, मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉरी प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ सीधी आपको Q वैल्यू मिल जाएगी। और ये तरीका तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। अच्छा, ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए। फर्स्ट ये हो गया आपका ये बाइंडिंग एनर्जी। तो देखना बाइंडिंग एनर्जी किसकी लिखी है यहाँ पे, ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की है, और ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की है। तो ये ध्यान रखना किसमें से किसको घटाया है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी के केस में तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी को रिएक्टेंट में गया है ना। लेकिन जब डेल्टा एम निकालते हैं तब रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास घटाते हैं ना, पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट आया। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की बात आती है तो वापस से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। और इस मैंने समझा दिया ना कैसे किया है ये, क्यों क्यों पहले प्रोडक्ट और फिर बाद में रिएक्टेंट आ रहा है ना, ये हम समझ गए हैं। डेल्टा में क्यों पहले रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट आया, क्योंकि डेल्टा में हम देखते हैं कि कितना मास रिलीज हुआ, जितना मास रिलीज हुआ वही एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ Q वैल्यू। इस केस में जो ये टोटल होती है वही ये एक तरीके से एनर्जी आउटपुट हुई, ये एनर्जी इनपुट हुई, तो आउटपुट माइनस इनपुट पता लगेगा कि Q वैल्यू कितनी रिलीज हुई है। तो अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड इन फ्रॉम द रिएक्शन, और Q अगर नेगेटिव आता है, अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया है तो अगर आपने ये उल्टे पुल्टे कर दिया, मतलब रिएक्टेंट पहले कर दिया प्रोडक्ट बाद में कर दिया, तो आंसर तो सेम आएगा आपका वैल्यूज तो, पर फिर पॉजिटिव नेगेटिव से आप ये अनुमान मत लगाना कि एनर्जी रिलीज हुई है या सप्लाई हुई है। हाँ, अगर Q वैल्यू की केवल मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो बात फिर आपकी सही हो जाएगी और फिर क्वेश्चन भी आंसर सही आ जाएगा अगर Q का ही यूज किया है। लेकिन अगर ये पूछा गया है कि एनर्जी रिलीज हो गई है, सप्लाइड किया है, तो आपको ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें से किसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगर Q प्लस होता है तो एनर्जी रिलीज हुई है, इसको बोलते हैं एक्सॉर्किक इक्वेशन, और Q नेगेटिव होता है तो बोलते हैं इसको एंडोर्किक इक्वेशन, ठीक है। ये है न्यूक्लियर रिएक्शन में फाइंडिंग द Q वैल्यू के निकालने के तीन तरीके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन्हें फाइंड करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी दी हो, मास ऑफ द न्यूक्लियस दिया हो या काइनेटिक एनर्जी दी हो, इस हिसाब से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में हम अल्फा डी के गामा डी के मतलब इसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। थैंक यू सर।